नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगी, आपको कंटिन्यूअसली वीडियोस नहीं मिल पाते हैं। बीच में कुछ वीडियो जो हमारा शेड्यूल था काफ़ी बिज़ी हो गया था और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, इसलिए कंटिन्यू वीडियो नहीं दे पाई। लेकिन अब पूरी कोशिश करूँगी कि आपको आगे भी वीडियोस प्रॉपर मिलते रहें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, हम इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। प्रवक्ता स्क्रीनिंग, जिसमें 20 नंबर आपके हिंदी पूछे जाते हैं और ये 20 नंबर बहुत स्कोरिंग होते हैं। लगभग जो सभी सब्जेक्ट हैं उनके लिए, मतलब सब में कंपलसरी है। तो आप और एक और चीज़ मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हिंदी जो है लगभग सभी एग्ज़ाम में कंपलसरी होती है और उसमें बहुत सारे एक समानता उसमें ये है कि बहुत सारे जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में कॉमन टॉपिक होते हैं। जैसे संधि आपको लगभग सब जगह मिलेगी, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, ये सारे जो टॉपिक हैं ये बहुत कॉमन है और हर जगह यही इन्हीं टॉपिकों से जो हमारे क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैं आपका सिलेबस देख सकूं और उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना सकूं। अभी तो हम हाल फिलहाल लेक्चरर का जो आने वाला एग्ज़ाम है अप्रैल में, स्क्रीनिंग जो टेस्ट होने वाला है उसके लिए पढ़ रहे हैं। और आप भी यदि उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा आज 9वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले यदि आपने 8 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाकर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, देवेंद्र में कौन सी संधि है। तो बहुत आसान प्रश्न है। जिन लोगों ने संधि पढ़ी होगी, मेरे चैनल पर भी मैंने संधि के सेपरेट वीडियोस बनाए हैं जहां मैं संधि पढ़ा रही हूं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारे लिंक सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए इसका उत्तर आप वीडियो पॉज कीजिए और अपना आंसर ज़रूर लगाइएगा और लास्ट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी 20 हमने यहाँ पे प्रश्न लिए हैं, तो 20 में से आपके कितने नंबर आए हैं, ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसमें देखिए, देवेंद्र, देव, धन, इंद्र, यहाँ पे सीधी सी बात हो जाएगी, ए गुण संधि यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे आपको बीचों बीच ए और ओ दिखे तो वहाँ पे आपको गुण संधि करनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देखिए, निरोग का सही संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा। अपना वीडियो पॉज कीजिए और आंसर लगाइए। निधन रोग, निधन रोग, निधन रोग, निधन रोग। तो देखिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निधन रोग इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और यदि इसमें पूछा जाए कि निरोग में कौन सी संधि है तो विसर्ग संधि आपको बतानी है। ध्यान रखिएगा, विसर्ग, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग का जब जिस संधि में यदि किसी स्वर या व्यंजन के साथ विसर्ग आता है तो उस विसर्ग का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे खैर बहुत सारे नियम लगते हैं विसर्ग संधि के भी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला है, तीसरा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऐसे कौन सी वर्तनी शुद्ध है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, आपको बताना है। इन चारों ऑप्शन में से केवल एक वर्तनी शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध हैं। तो देखिए, आशीर्वाद, पुरस्कार, पैतृक या कवित्री। तो देखिए आशीर्वाद की वर्तनी बिल्कुल सही है। पुरस्कार नहीं होता है बल्कि पुरस्कार होता है। देखो मैंने कई बार देखा है, हमारे स्टूडेंट्स भी और बहुत जगह मैंने देखा है, लोग गलती करते हैं, पुरस्कार बोल देते हैं। पुरस्कार नहीं होता है, पुरस्कार होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिए ताकि आप अगली बार गलत ना करें। अगला, पैतृक नहीं होता है बल्कि पैतृक होता है, री की मात्रा होती है। ठीक है, पैतृक, तो ये वाली वर्तनी सही है। कवित्री नहीं होता है बल्कि क्या होता है, कवयित्री। ठीक है, ये इसकी सही वर्तनी होती है, कवयित्री। तो ये तो बहुत बार पूछा जाता है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा कि ये जो वर्तनी है ये अक्सर पूछी जाती है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद चौथा हमारा प्रश्न है, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या है
15, 20, 25 या 30। तो देखिए जो कामता प्रसाद गुरु थे वो हमारे भाषा व्याकरणविद थे, मतलब हिंदी के व्याकरणाचार्य थे। जिन्होंने हिंदी का सबसे पहले व्याकरण लिखा था वो थे कामता प्रसाद गुरु। और इन्हीं का जो व्याकरण ग्रंथ है वो अभी तक हिंदी में सबसे प्रामाणिक माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने हिंदी व्याकरण में जो व्याकरण के जो विराम चिन्ह हैं उनकी संख्या 20 बताई है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है नंबर 5, मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो मत्स्य, मीन, सफरी, जलोदरी। देखो मत्स्य भी मछली को कहते हैं, मीन भी मछली को कहते हैं, सफरी भी मछली को कहते हैं। सफरी मतलब जो सफ़र करती रहती है, आपने देखा होगा मछली निरंतर चलती रहती है, तो सफरी इसीलिए इसको नाम दिया गया है। और जलोदरी जो है वो मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें आपको डी ऑप्शन सही करना है। ठीक, इसके बाद अगला हमारा छठा प्रश्न है, वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ प्रश्न को 2 से 3 बार ज़रूर पढ़िएगा। इससे देखो यहाँ पर मैं केवल आपको प्रैक्टिस सेट का मतलब यही होता है, यहाँ पे मैं केवल आपको बता नहीं रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको अच्छे से आते भी होंगे। यहाँ पे मैं आपको एक तरीका भी बताती हूँ कि किस तरह से आपको अपनी परीक्षा में पेपरों को, प्रश्नों को हल करना है। तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि पेपर में प्रश्न को 2 से 3 बार ज़रूर रीड करिए, क्योंकि कई बार हम परीक्षा हॉल में इतने ज़्यादा दबाव में होते हैं, प्रेशर में इतने ज़्यादा होते हैं कि हम नहीं को पढ़ना ही भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और इसीलिए अभ्यास सेट हम करते हैं ताकि परीक्षा की पूर्व तैयारी हम ठीक से कर सकें, है ना। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, कदम्ब, द्रुम, प्रसून या पादप। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको मैंने बताए। तो इसमें सबसे पहला आप यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया कदम्ब, द्रुम, प्रसून या पादप। तो कदम्ब जो पहला ऑप्शन है वो भी वृक्ष को ही कहते हैं, द्रुम भी वृक्ष को ही कहते हैं, और पादप भी पौधे या वृक्ष को ही कहते हैं। प्रसून का मतलब होता है पुष्प। ध्यान रखिएगा, अगली बार आपसे प्रसून का अर्थ भी पूछ सकता है, या प्रसून के पर्यायवाची पुष्प के तो अक्सर आते ही हैं। तो पुष्प या प्रसून एक ही होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है 7 नंबर का, सगुण का विलोम है। तो विलोम शब्द भी बहुत पूछे जाते हैं। मैंने अपने चैनल पर विलोम शब्द भी काफ़ी पढ़ाए हैं, तो आप मेरे चैनल से भी डायरेक्टली वहाँ से विलोम शब्द के वीडियोज़ देख सकते हैं। अवगुण, अगुण, दुर्गुण या निर्गुण। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल सगुण का विलोम हो जाएगा निर्गुण। सगुण मतलब जिसका रूप आकार होता है उसे सगुण कहते हैं। निर्गुण, निर मतलब नहीं, जिसका कोई गुण, कोई रूप, कोई आकार नहीं होता है, उसे निर्गुण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप शब्दों के अर्थ को भी समझ पाते हैं तो आप अपने आंसर तक ज़रूर पहुँच पाते हैं। नंबर 8 हमारा प्रश्न है, अमृत का अनेकार्थी नहीं है। देखो हिंदी में एक टॉपिक है हमारे पास, अनेकार्थी शब्द। मतलब ऐसे शब्द जो शब्द तो एक है लेकिन उसके अर्थ आपको एक से अधिक या अनेक मिल जाएंगे। ठीक है, उसके 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी अर्थ उसके हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो एक शब्द है लेकिन उसके अनेक अर्थ होते हैं, या अनेक चीज़ों के लिए उसको प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अमृत का अनेकार्थी नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसका मतलब अमृत नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं स्वर्ग, पारा, दूध या सूर्य। तो देखिए ऑप्शन डी जो है सूर्य, अमृत सूर्य को नहीं कहते हैं। बाकी स्वर्ग को भी अमृत कहते हैं, पारे को भी पारे को भी अमृत कहते हैं, और दूध को भी अमृत कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अमृत क्या है, एक अनेकार्थी शब्द है जिसके अनेक अर्थ होते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, भाड़ झोंकना का अर्थ है। ये एक मुहावरा है, आपको बताना है मामूली कार्य, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मामूली कार्य करना, व्यर्थ समय नष्ट करना, अनाज भूनना या काम बिगाड़ना। तो देखिए भाड़ झोंकने का मतलब होता है व्यर्थ समय नष्ट करना। जैसे बोलते हैं ना कि क्यों भाड़ झोंक रहे हो, यानी कि अपना समय व्यर्थ क्यों कर रहे हो, समय बर्बाद मत करो, भाड़ मत झोंको, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, भाड़ झोंकना। इसके बाद है पश्च स्वर कहलाता है। तो देखो हमारे जो स्वर हैं उनमें से कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनको हम मतलब स्वरों को उच्चारण स्थान के आधार
आधार पे नाम से जाना जाता है। उच्चारण स्थान जो हमारे स्वर तंत्र में होते हैं, तो अलग अलग स्वरों का उच्चारण अलग अलग स्थानों से होता है, इसलिए उच्चारण की दृष्टि से एक स्वर यहाँ पे पश्च स्वर के नाम से जाना जाता है, जो है आपका आ। क्योंकि आ को जब हम बोलते हैं तो हमारा मुंह पूरा खुलता है और आवाज़ डायरेक्टली बाहर आती है और पीछे गले से यानी कंठ से बाहर निकलती है, इसलिए इसको पश्च स्वर कहा गया है। ठीक, चलिए इसके बाद अगला हमारा 11वां नंबर का प्रश्न है, अथ का विलोम है अति, इति, अथक या पृथक। तो अथ का होता है इति, अथ का विलोम होता है इति। ठीक है, अगला प्रश्न है 12वां, हुक्का भरना का भावार्थ है। तो सेवा करना, आज्ञा मानना, या हुक्के में पानी भरना, या चिलम में तंबाकू भरना। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अपना आंसर आप पॉज करके वीडियो लगा दीजिए। बिल्कुल सेवा करना, हुक्का भरने का मतलब होता है सेवा करना, किसी की सेवा करना। बोलता ना कि ये जब देखो हुक्का भरता रहता है, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति की सेवा करना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित लोकोक्तियों के सही अर्थ चुनिए। अटका बनिया देई उधार। देखो लोकोक्तियाँ भी बहुत पूछी जाती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अटका बनिया देई उधार, तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है। बनिए जो अपनी गरज पर ही सुनता है, बनिया परेशानी में भी उधार नहीं देता, बनिया उधार कभी कभी ही देता है, अपनी गरज पर दबना पड़ता है। तो देखो सबसे डी जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, अपनी गरज पर दबना पड़ता है। यानी कि अगर हम किसी मजबूरी में हैं तो हमें, मान लो हमने किसी से उधार लिया है तो और हम उससे चुका नहीं पा रहे हैं, तो वो व्यक्ति अगले दिन हमें किसी काम के लिए कहता है, तो हमें मजबूरन उसका वो कहना मानना पड़ता है। अगर हम नहीं भी मानना चाह रहे हैं फिर भी हमें मानना पड़ता है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उससे उधार, इसीलिए कहते हैं कि उधार लेना नहीं चाहिए और लेना चाहिए तो टाइम से देना चाहिए। तो इसीलिए अपनी गरज पर व्यक्ति दब जाता है। ठीक है, अगला हमारा 14वां प्रश्न है, 9, 2, 11 होना भावार्थ। इसका मतलब होता है, सीधी सी बात है, ये तो आप बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, भाग जाना है ना। तो भाग जाना, 9, 2, 11 होना, ये मुहावरा है हमारा। इसके बाद देखिए 15वां हमारा प्रश्न है, आधा तीतर आधा बटेर का भावार्थ है। तो बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, आधी आधी चीज़ों को मिलाकर एक करना, धोखेबाज, या कुछ करना कुछ दिखाना। तो देखिए ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण करना कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि बिल्कुल जो मैच नहीं कर रही हैं ऐसी चीज़ों को अगर हम मिला देते हैं तो उसे कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर। अगला हमारा 16वां प्रश्न है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है। यानी कि जिससे हम तिलक लगाते हैं उसमें किस अन्न का हम प्रयोग करते हैं। तो सीधी सी बात है, अब देखो यहाँ पे कई लोगों को ये पता है कि हम तो चावल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चावल ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पर हम कई बार गलत कर देते हैं। गेहूँ, जौ, अक्षत या उड़द। तो देखिए चावल को अक्षत भी कहते हैं, तो यहाँ पर मतलब ऐसे चावल जिनको हम तिलक के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें अक्षत कहते हैं। वैसे तो चावल नॉर्मली चावल ही होते हैं, लेकिन जब हम किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए उन्हें प्रयोग कर रहे हैं तिलक के लिए, तो तब वो चावल न रह करके अक्षत बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे चैनल से पढ़कर कैसा लग रहा है, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। नंबर 17वां हमारा प्रश्न है, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। अंडज, शूद्र, अंत्यज या अछूत। तो देखिए जिसका जन्म देखो छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ है तो उसे कहते हैं अंत्यज। अंत्यज मतलब निचली जाति में जन्म, जो मतलब जन्म होना। ठीक है, अंत्य मतलब निचली। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी कुछ इसी से मिलता जुलता है। देखो आपको एक ही प्रश्न को ना कई तरह से आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है, अंडे से पैदा होने वाला उसे अंडज कहते हैं। ठीक है, किसी के अंतर से उत्पन्न होने वाला, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अंत्यज मतलब जो अपने जाति से निम्न जाति, जो किसी एक तथा कथित मतलब उस समय की जो जाति है उससे निम्न जाति में जो जन्म लेता है उसे कहते हैं अंत्यज। ठीक है,
अगला हमारा प्रश्न है 19वां, जिसका उपचार न हो सके के लिए शब्द है दुस्साह्य, असाध्य, श्रमसाध्य या साधनहीन। तो देखिए असाध्य यहाँ पर एक शब्द है, मतलब नहीं, साध्य मतलब जो साधा न जा सके, जिसका कोई उपचार नहीं है। साध्य का मतलब जिसका कोई साधन नहीं है, कोई उपचार नहीं है, तो ऐसे रोग को कहते हैं असाध्य रोग। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला और लास्ट हमारा प्रश्न है इस सेशन का, वीर पुत्र को जन्म देने वाले, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर मैंने देखा है कई एग्जाम्स में ये पूछा भी गया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रसू या वीर बहरी। तो देखिए जो ऐसे पुत्र को जन्म देती है जो वीर हो, तो उसको कहते हैं वीर प्रसू। प्रसू का मतलब जन्म देने वाली, ठीक है, और वीर मतलब जो वीर पुत्र को जन्म देती है, उसे हम एक नाम देते हैं, उसका नाम है वीर प्रसू। ठीक है, तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को आज के 20 प्रश्न सही अच्छे लगे होंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि 20 में से कितने नंबर आपके आए हैं। और दोस्तों इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आपको अब मैं कोशिश करूँगी कि टाइम टू टाइम मिलते रहें। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करते रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसके बाद तुरंत ही मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी हम जो हमारा लेक्चरर मेंस का एग्ज़ाम होता है, हिंदी साहित्य जो उसमें पूछा जाता है 200 नंबर का, तो वो भी हम जल्दी स्टार्ट करें। तो आपकी इस पर क्या राय है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आप किस सब्जेक्ट से इस स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं ये भी बताइएगा ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।